हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आप सभी का अपना चैनल स्टडी क्लब। और साथ ही में आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू सीरीज़ अब तो पढ़ ले सीरीज़। इस सीरीज़ की हमारी ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग को पढ़ने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए हम अपने इस सीरीज़ का एपिसोड 1 चैप्टर 1 पावर शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये समझना है कि पावर शेयरिंग होती क्या है और पावर शेयरिंग में भी हम लोग पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं। ठीक है, क्यों पॉलिटिकल पावर को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ, अलग अलग लोगों के साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो इन बेसिक क्वेश्चंस का आंसर हमें पता चलने लगता है। ठीक है, तो इन सारी चीज को डायरेक्टली हमें समझाया नहीं गया है। हमें क्या किया गया है, दो कंट्री के केस स्टडी को दिया गया है सबसे पहले। ठीक है, पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। इन दोनों कंट्री के केस स्टडी को पढ़कर हमें जो है ये बात समझ में आने लगेगा कि पावर शेयरिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर शेयरिंग से क्या क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हमें समझ में आने लगेंगी। तो सबसे पहले हमें बेल्जियम के बारे में पढ़ना है। तो बेल्जियम आपका एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। ठीक है, एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। ठीक है, बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो फ्रांस के साथ है। ठीक है, नेदरलैंड के साथ है और जर्मनी के साथ है। ठीक है, और बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 1 करोड़ है। ठीक है, और बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा मैप से भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपको सामने में बेल्जियम का मैप दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से इस तरफ से जर्मनी है। ठीक है, इस तरफ से लग्जमबर्ग है। ठीक है, इस तरफ से जो है बेल्जियम का बॉर्डर लग्जमबर्ग से मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जर्मनी से इसका बॉर्डर मिला हुआ है और इस तरफ से आपका नीदरलैंड है। ठीक है, और इस तरफ से आपका फ्रांस है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये रीजन, यहाँ पे आपका फ्लेमिश लोग रहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगा। बेल्जियम जो है वो बेसिकली 2 रीजन्स में बटी हुई थी। ये जो आपका फर्स्ट रीजन दिख रहा है, ठीक है, ये आपका फ्लेमिश रीजन है। ठीक है, और ये जो दूसरा रीजन आपका दिख रहा है ये आपका वेलोनिया रीजन है। इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी आप जब कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो छोटा सा आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये आपका बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग और समझते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी से आपको समझ में आएगा कि आखिर बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम थी और उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया गया। ठीक है, अब देखो बेल्जियम के बारे में हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि बेल्जियम में कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब प्रॉब्लम्स क्या थी, तो प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम था कि यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन जो है वो कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। पूरी बेल्जियम जो है वो 2 रीजन्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, अभी मैंने आपको मैप पर भी बताया पहला रीजन था फ्लेमिश रीजन और दूसरा था वेलोनिया रीजन। ठीक है, फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहा करते थे। पूरे बेल्जियम के 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहा करते थे और वे डच बोला करते थे। ठीक है, और वेलोनिया रीजन में पूरे कंट्री के 40% लोग रहा करते थे और वे फ्रेंच बोला करते थे। ठीक है, अब देखो 59 और 40 मिलाकर आपका हो गया 99। तो 99% लोग जो है बेल्जियम के वो इन दोनों पार्ट्स में रहा करते थे, बट जो रिमेनिंग 1% है वो दोनों ही रीजन्स में रहा करते थे और वे जर्मन बोला करते थे। ठीक है, अब हम थोड़ा इसके कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में क्या कॉम्पोजिशन है लोगों का वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरह से एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम का कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स के बारे में। ठीक है, ब्रुसेल्स में क्या था, 80% लोग जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे। ठीक है, और 20% डच स्पीकिंग थे। ठीक है, तो अब देखो यहां से प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम ये है कि ऑपोजिट सिचुएशन है। ठीक है, ऑपोजिट सिचुएशन क्या है, ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी में डच स्पीकिंग पीपल है विथ 59% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, वेयर एज
पूरे कंट्री में देखें तो 40% के पॉपुलेशन के साथ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में है, ठीक है। लेकिन जब हम कैपिटल सिटी में देखते हैं तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल 80% के साथ मेजॉरिटी में आ जाते हैं, वहीं पे डच स्पीकिंग पीपल 20% के साथ किस में आ जाते हैं, माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑपोजिट सिचुएशन का मतलब क्या हुआ। जो कम्युनिटी पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है, वेयर एज जो कम्युनिटी पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में है। तो इसलिए कहा गया है कि बेल्जियम जो इथनिक कॉम्पोजिशन है वो कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है। अब आपको आई होप कि अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक में हमें यह समझ में आ गया कि किस तरह से बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स था। अब देखो, एथनिक कॉम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिला। क्या हुआ कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे वो रिच एंड पावरफुल हो गए, ठीक है। क्यों हो गए? क्योंकि इन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट मिला, ठीक है। क्योंकि ये लोग कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में थे तो इनको उस चीज का बेनिफिट मिला, इनको जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए उनका फायदा मिला और उन सब का फायदा उठाकर ये रिच और पावरफुल बनते गए। वेयर एज डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो कि पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में होकर भी ये पुअर और लेस पावरफुल रही और इनको किसी भी तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये कैपिटल सिटी में क्या थे, माइनॉरिटी में थे। आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशंस क्रिएट हो गई और ये टेंशन काफी ज्यादा तेज थी। कहां पर? ब्रुसेल्स सिटी में। ओवरऑल पूरे कंट्री में इन दोनों कम्युनिटी के बीच जो है टेंशंस क्रिएट तो हो ही गए, बट ब्रुसेल्स सिटी में काफी तेज थे इन दोनों के बीच में टेंशन, काफी ज्यादा अक्यूट थे, ठीक है। सो बेसिकली अभी तक हमने बेल्जियम में क्या समझा? तो बेल्जियम में हमने ये समझा कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी बेल्जियम में, ठीक है। अब इस देश के, इस कंट्री के लीडर ने उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया, किस तरह से उनको इवेड किया, ठीक है, ये देखना है। बट वो देखने से पहले हमें श्रीलंका का केस स्टडी पढ़ना है। हम श्रीलंका का केस स्टडी पढ़ेंगे और उसका भी प्रॉब्लम समझेंगे कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके ये देखेंगे कि किस तरह से दोनों कंट्रीज के लीडर्स ने क्या स्टेप लिया इन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और उनका जो स्टेप है वो कितना सफल रहा, कितना वे सक्सेसफुल हो पाए इस प्रॉब्लम को इवेड करने में, ठीक है। तो चलिए श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम था। श्रीलंका आपका एक स्मॉल कंट्री है एशिया में, ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ के अराउंड है। मैप भी थोड़ा देख लेते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका का मैप आपका कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। और श्रीलंका में बेसिकली 4 तरह के लोग रहते हैं। सिन्हालीज या फिर इनको सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी भी बोलते हैं, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल भी बोलते हैं, ठीक है। और श्रीलंकन तमिल पीपल, इंडियन तमिल पीपल और मुस्लिम, ठीक है। तो ये 4 कम्युनिटी जो है वो श्रीलंका में रहती है, ठीक है। और अगर आप देखना चाहो कि कौन कम्युनिटी कौन से जगह पे रहती है तो सिन्हालीज जो है आपको, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, वो आपको इन रीजन्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन रीजन्स में आपको सिन्हालीज मिलेंगे, ठीक है, इन रीजन्स में। और इंडियन तमिल जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, इन रीजन्स में मिलेंगे, ठीक है। और श्रीलंकन तमिल जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे, इन रीजन्स में मिलेंगे, क्लियरली आप देख सकते हो, ठीक है। और मुस्लिम्स जो है वो आपको थोड़े थोड़े बीच बीच में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका श्रीलंका का मैप हो गया और यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ जो है कौन से कम्युनिटी के लोग श्रीलंका में रहते हैं, ठीक है। अभी हमें इसे आगे भी पढ़ना है तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ की भी कम्युनिटीज़ के बारे में जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो इस चीज़ को अभी हमने थोड़ा सा श्रीलंका के मैप पर भी देखा, बट यहाँ पे हम और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो श्रीलंका है उसमें 2 कम्युनिटी के लोग रहा करते थे। फर्स्ट तमिल स्पीकर्स और दूसरे सिन्हाला स्पीकर्स,
ठीक है, सबसे पहले तमिल स्पीकर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तमिल स्पीकर्स जो है वो पूरे कंट्री में 18% थे, मतलब पूरे कंट्री की जो पॉपुलेशन थी उसकी 18% सिर्फ और सिर्फ कौन थे? तमिल स्पीकर्स थे। ठीक है, और इस कम्युनिटी के लोग हिंदुइज्म या फिर इस्लाम को फॉलो किया करते थे। ठीक है, और बात करें सिन्हाला स्पीकर्स की तो पूरे कंट्री में 74% थे सिन्हाला स्पीकर्स। ठीक है, यानी पूरे कंट्री के टोटल पॉपुलेशन के 74% थे सिन्हाला स्पीकर्स, और इसके लोग जो है बुद्धिज्म को फॉलो किया करते थे। तो यहाँ पे आप दो चीज़ देख सकते हो, एक तो लैंग्वेज वाइज भी लोगों का डिवीज़न है और साथ ही साथ रिलीजन वाइज भी लोगों का डिवीज़न है। ठीक है, और तमिल स्पीकर्स में एक ये चीज़ समझने वाला है कि तमिल स्पीकर्स भी दो कम्युनिटी में बटे हुए थे, एक श्रीलंकन तमिल, ठीक है, जो कि 13% थे, और एक इंडियन तमिल जो कि 5% थे, और इन्हीं दोनों को मिला करके आपका ये 18% तमिल स्पीकर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखकर, इस कॉम्पोजिशन को देखकर क्लियरली पता चलता है कि जो हमारे सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो क्या है? मेजॉरिटी में है। ये किस चीज़ में है? मेजॉरिटी में है। और जो हमारा तमिल स्पीकर्स है वो क्या है? वो माइनॉरिटी में है। ठीक है, अब यही चीज़ श्रीलंका का प्रॉब्लम बन गया। कैसे बन गया अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस एक छोटा सा नोट करने वाला चीज़ ये है कि श्रीलंका में एक थर्ड कम्युनिटी भी थी जो कि थी क्रिश्चियंस, और ये 7% थे। ठीक है, इनका उतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल बस तमिल स्पीकर और सिन्हाला स्पीकर्स का है। ठीक है, तो आई होप कि आपको श्रीलंका का कॉम्पोजिशन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम इससे हुआ। इफेक्ट्स ऑफ श्रीलंकन कॉम्पोजिशन, जो हमने श्रीलंका का कॉम्पोजिशन पढ़ा अभी, उसका क्या इफेक्ट निकला? ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि वहाँ पे श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म वाला सिस्टम फॉलो होने लगा। अब ये मेजॉरिटेरियनिज्म जो है वर्ड बोलने में तो बहुत मुश्किल है, बट इसको समझना जो है वो काफ़ी आसान है। थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है और आप काफ़ी इजीली इस चीज़ को समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सिन्हाला पीपल क्या थे? वो मेजॉरिटी में थे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सिन्हाला पीपल क्या थे? मेजॉरिटी में थे, और उन्होंने आराम से अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के आज़ाद होते ही सिन्हाला पीपल ने बड़े ही आराम से गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, बट गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद जो सिस्टम उन्होंने फॉलो किया वो गलत था, और वो सिस्टम क्या था? मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है? रूल ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी। इसमें क्या होता है? मेजॉरिटी का रूल होता है ओवर माइनॉरिटी, और वो रूल भी इस तरह से करते हैं कि वो डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं किनको? माइनॉरिटीज़ को। माइनॉरिटीज़ की फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट करते हुए रूल करते हैं। यानी कि इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट है, जो मेजॉरिटेरियनिज्म वाली गवर्नमेंट है, वो क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिटी के भलाई के लिए काम करती है, अपने कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए जितने भी लॉज है, जितने भी रूल्स है, जितने भी रेगुलेशंस है, उनको लाती है। ठीक है, और ये सारा चीज़ ऐसा लाती है, ठीक है, जो कि उनको तो फ़ायदा पहुंचाता है, बट एट द सेम टाइम माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है मेजॉरिटेरियनिज्म, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है श्रीलंका में। ठीक है, आपको बेल्जियम का भी प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा, और आपको श्रीलंका का भी प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। कुछ मेजॉरिटेरियनिज्म के स्टेप्स को देख लेते हैं। सिन्हाला वॉज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956। तो सबसे पहले क्या किया गया? मेजॉरिटेरियनिज्म के तहत सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है, सिन्हाला को जब ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया तो सारे ऑफिसेस वगैरह में सिन्हाला लैंग्वेज ही यूज़ होने लगे। ठीक है, तो अब तमिल पीपल को तो सिन्हाला लैंग्वेज आता नहीं था, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था इस चीज़ के कारण। ठीक है, दूसरा मेजॉरिटेरियनिज्म वाला स्टेप ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो है प्रेफरेंसेस दी जाने लगी सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में भी, गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को प्रेफरेंसेस दी जाने लगी। ठीक है, यानी कि तमिल स्पीकर्स वाले लोगों को बिल्कुल भी
एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड किया जाता था और ना ही गवर्नमेंट जॉब की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। और तीसरा मेजॉरिटेरियनिज्म वाला स्टेप कौन सा था, तो बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाने लगा और उसको फॉस्टर किया जाने लगा, यानी कि बुद्धिज्म को बचाया जाने लगा और साथ ही साथ उनको प्रमोट भी किया गया। वेयर एज इस्लाम और हिंदुइज्म के लिए इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं लाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ मेजॉरिटेरियन स्टेप्स थे जो कि मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट ने लिया था, जिससे कि प्रॉब्लम हो रहा था किनको, तमिल स्पीकर्स को। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इन मेजॉरिटेरियनिज्म स्टेप्स का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन्स क्रिएट हो गए। ठीक है, तमिल पीपल ने अलग अलग पार्टीज बना करके स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि तमिल पीपल को बहुत सारे चीज़ों से दूर रखा जा रहा था, बहुत सारे बेनिफिट्स उनको नहीं दिए जा रहे थे, प्लस उनसे जो है उनका हक भी छीना जा रहा था। ठीक है, तो इन्हीं सब से लड़ने के लिए उन्होंने अलग अलग पार्टीज बना करके स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। और स्ट्रगल्स में उनका डिमांड ये था कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ठीक है, इक्वल प्रेफरेंसेस उनको भी मिलना चाहिए जॉब्स और एजुकेशन में। ठीक है, बट जो उनका डिमांड्स था वो क्या हो रहा था, बार बार उनको डिनाई कर दिया जा रहा था। ठीक है, उनके डिमांड्स को बार बार मना कर दिया जा रहा था। तो इसके रिस्पॉन्स में तमिल पीपल ने क्या किया, पीपल ने पार्टीज बना करके और भी ज़्यादा जो है स्ट्रगल करना शुरू कर दिया और भी तेज मूवमेंट्स करना शुरू कर दिए। और अब उन्हें बस ये सारे चीज़ नहीं चाहिए थे, जो उनका पुराना डिमांड था वो सिर्फ नहीं चाहिए था, अब उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था। ठीक है, अब जो है उनको एक सेपरेट तमिलियन स्टेट चाहिए था। ठीक है, अब जो है वो एक पूरे तरीके से अपना एक तमिल स्टेट ही अलग करने को बोल रहे थे श्रीलंका के गवर्नमेंट से। ठीक है, और बहुत ही जल्द क्या हुआ, सारे स्ट्रगल्स जो है वो वॉर में कन्वर्ट हो गए, यानी कि स्ट्रगल्स जो है वॉर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो कि क्या प्रभाव पड़ रहा था मेजॉरिटेरियनिज्म का पूरे श्रीलंका पे। ठीक है, तो बेसिकली हमने अभी दोनों ही कंट्रीज के केस स्टडी से दोनों ही कंट्री के प्रॉब्लम को समझा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से दोनों ही कंट्रीज के लीडर्स ने अपने अपने कंट्री के प्रॉब्लम को पहचाना और उनका क्या तरीका था अपने अपने प्रॉब्लम से डील करने का, और वो किस तरह से सक्सेसफुल हो पाए या नहीं हो पाए अपने अपने कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स को इवेड करने में। ठीक है, अब हमें ये समझना है, और ये सब समझते ही हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि पॉलिटिकल पावर को शेयर करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। अब आता है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो अभी तक हमने बेल्जियम और श्रीलंका में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे उनको जाना। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे ये जानेंगे कि किस तरह से बेल्जियम के लीडर्स ने अपने कंट्री के प्रॉब्लम को इवेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए और उनके द्वारा उठाए गए स्टेप्स कितने हद तक कामयाब हुए जो भी प्रॉब्लम था उनके कंट्री में उसको इवेट करने में, उसको हटाने में। ठीक है, तो बेल्जियम के लीडर्स ने सबसे पहले अपने कंट्री के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटीज़ और रीजनल डिफरेंसेस को पहचाना। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ये माना कि हाँ, हमारे कंट्री में कल्चरल डाइवर्सिटीज़ और रीजनल डिफरेंसेस प्रेजेंट है, और अगर हमें अपने कंट्री को सही डायरेक्शन में ले जाना है, अगर हमें सही से डेवलपमेंट करना है, अगर हमें पीस और हार्मनी मेंटेन करके रहना है, तो हमें इन कल्चरल डाइवर्सिटीज़ और इन रीजनल डिफरेंसेस को अकोमोडेट करना पड़ेगा, अपने साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अमेंड किया। ठीक है, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडमेंट्स किए, और इन्हीं अमेंडमेंट्स को हमें पढ़ना है, और इससे हमें समझ में आएगा कि किस तरह से बेल्जियम के लीडर्स ने स्टेप उठाया और उनके कंट्री में जो भी प्रॉब्लम था इतनी कॉम्पोजिशन को लेकर के उनको उसको सॉर्ट आउट किया। ठीक है, तो पहला जो काम उन्होंने किया, पहला जो अमेंडमेंट किया, उसमें क्या किया उन्होंने, जितने भी मिनिस्टर्स थे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स थे, दोनों कम्युनिटी के मिनिस्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल कर दिया। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में 100 मिनिस्टर्स है टोटल, तो 50 जो है वो फ्रेंच कम्युनिटी के होंगे और 50 जो है वो डच कम्युनिटी के होंगे। ठीक है, ऐसा करने से दोनों ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिला, और किसी भी लॉ को
पास करने के लिए दोनों ही कम्युनिटी के जितने भी मिनिस्टर्स होते थे उनमें से मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए होता था, ठीक है। दूसरा काम क्या किया, दूसरा अमेंडमेंट क्या किया इन्होंने, रीजनल गवर्नमेंट्स को जो है वो कुछ पावर दिया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर के रीजनल गवर्नमेंट को भी पावर दिया और रीजनल गवर्नमेंट को फ्री कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो रीजनल गवर्नमेंट होते थे वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होते थे, वो अब किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते थे, ठीक है। तो इससे जो है रीजनल लेवल पर भी लोगों को पावर मिली, ठीक है। तीसरा काम उन्होंने किया कि सेपरेट गवर्नमेंट सिस्टम बना दिया ब्रुसेल्स सिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि ब्रुसेल्स में जो कॉम्पोजिशन था वो बिल्कुल ऑपोजिट था, ठीक है। तो इसलिए वहाँ जो है अच्छे से पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, दोनों कम्युनिटी का आपस में कोई भी टकराव ना हो, आपस में कोई भी टेंशन्स ना हो दोनों के बीच में, इसलिए सेपरेट गवर्नमेंट का ही अरेंजमेंट वहाँ पे कर दिया गया। और यहाँ पर भी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स थे उनके नंबर को इक्वल कर दिया फ्रॉम बोथ कम्युनिटी, यानी कि दोनों ही कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे और इससे किसी भी तरह से पावर जो है एक कम्युनिटी के पास ना जाकर के दोनों कम्युनिटी में बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। फोर्थ एंड फाइनल अमेंडमेंट ये हुआ कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को सेटअप किया गया, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट को सेटअप किया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट ऐसे गवर्नमेंट होते थे जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे और उनका काम था, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के लिए काम करना, ठीक है। और किसके कल्चर, किसके एजुकेशन, किसके लैंग्वेज के लिए काम करना, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के लिए काम करना। तो इससे क्या हुआ, जितनी भी कम्युनिटीज़ थी बेल्जियम में, ठीक है, छोटे बड़े, ठीक है, जितनी भी कम्युनिटीज़ थी सबको अपना अपना एक गवर्नमेंट मिल गया, ठीक है, सबको अपना अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट मिल गया जो कि उनके लिए काम करते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बेल्जियम के इन अमेंडमेंट्स की वजह से बेल्जियम का जो हाल था वो बहुत ही ज़्यादा सुधर गया, वो बहुत ही अच्छा हो गया। ओवरऑल सभी लोग बिल्कुल हंसी खुशी और शांति से रहने लगे और वहाँ जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा था, ठीक है, वो धीरे धीरे कर बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं श्रीलंकन लीडर्स ने क्या स्टेप्स उठाया इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो श्रीलंकन लीडर्स ने क्या किया, डिड नॉट अकोमोडेट द डिवीजन। श्रीलंकन लीडर्स ने जो भी डिवीजन था उनके कंट्री में उनको अकोमोडेट नहीं किया, ठीक है ना। अकोमोडेशन ना करने के कारण जो भी तमिलियन थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअस स्ट्रगल्स कर रहे थे, ठीक है। कंटिन्यूअस स्ट्रगल्स करते करते क्या हुआ, स्ट्रगल्स जो है वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और सिचुएशन फिर इतना खराब हो गया कि तमिलियंस ने क्या किया, डिमांड करना शुरू कर दिया अ सेपरेट तमिल स्टेट्स। तमिलियंस इतना ज़्यादा परेशान हो गए उनके मेजॉरिटेरियनिज्म से कि उन्होंने बोला कि आप अपना कंट्री अपने पास रखो, हमें हमारा एक तमिल स्टेट दे दो, हमें अलग कर दो, हम अपना रूल रेगुलेशन खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बस ये समझ में आता है कि श्रीलंकन लीडर्स ने बेल्जियम के लीडर्स ने जो किया बिल्कुल उसके उलट काम किया, ठीक है। तो रिजल्ट भी यहाँ क्या मिला, बिल्कुल उलट मिला। स्ट्रगल्स जो है वो धीरे धीरे सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गए और फाइनली इतना ज़्यादा मामला ख़राब हो गया कि तमिलियंस ने एक सेपरेट तमिल स्टेट का मांग करना शुरू कर दिया। सो कंक्लूजन ये है दोनों ही केस स्टडी का कि बेल्जियम में जो है पावर को शेयर किया गया, ठीक है, और पावर को शेयर करने की वजह से जो लोग थे, ठीक है, वो पावर में आ पाए, ठीक है, और उनके बीच जितने भी टेंशन्स थी वो सब खत्म हो गया और वे लोग पीस और हार्मनी में रहने लगे। वेयर एज श्रीलंका में किसी भी तरीके का पावर शेयरिंग नहीं किया गया, जिसके वजह से कंटिन्यूअस स्ट्रगल्स और सिविल वॉर होते रहे और फिर बहुत ज़्यादा सिविल वॉर होने के बाद तमिलियंस ने अपना एक सेपरेट स्टेट ही मांगना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब आता है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों पावर शेयरिंग करना जरूरी होता है। तो एक तो अभी आपने दो कंट्री का केस स्टडी पढ़कर समझ लिया होगा कि पावर शेयर करने और ना करने से क्या होता है, ठीक है। अब
थोड़ा जो है टेक्निकली हमें यहाँ पे देखना है कि आखिर क्यों जरूरी होता है पावर को शेयर करना। तो पावर को शेयर करना दो रीजंस की वजह से जरूरी होता है, ठीक है। पहला रीजन आपका कहलाता है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा रीजन कहलाता है मोरल रीजन, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं आपको समझा देता हूँ। प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है, पावर को इसलिए शेयर किया जाता है ताकि पावर के शेयर करने से किसी भी तरीके का सोशल कन्फ्लिक्ट ना हो सोसाइटी में या फिर कंट्री में या फिर किसी भी जगह पे, ठीक है। दो कम्युनिटीज़ के बीच में किसी भी तरीके का सोशल कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए दोनों के बीच में पावर को शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। और इसके वजह से जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी रहती है, ठीक है। सोसाइटी में अगर किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सोशल कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। वेयर एज मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो है पावर को शेयर करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मीनिंग ही है कि पावर एक हाथ में ना रहकर अलग अलग लोगों के पास होगा, ठीक है। जो एक कंट्री की जनता है उनके हाथों में होगा। तो अगर पावर को शेयर नहीं किया जाएगा तो जनता के हाथ में पावर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो मोरल रीजन में पावर को इसलिए शेयर किया जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि पावर को शेयर करना है, और जब इस कारण से पावर को शेयर किया जाता है तो उसको कहा जाता है मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। इससे क्या होता है, अलग अलग लोगों को पावर मिलती है और वे गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है, और अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो होप आपको दोनों ही क्लियर हो गया होगा, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। अब आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अभी तक हमने जितना भी चीज़ पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि पावर को शेयर करना क्यों जरूरी है, पावर को शेयर करने से क्या एडवांटेज होता है और पावर को ना शेयर करने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पावर को शेयर किन किन तरीकों से किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले पावर को अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच डिवाइड किया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो वेरियस ऑर्गन्स है उनके बीच पावर को शेयर किया गया है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियरी, ठीक है। इसमें इन्हीं तीनों के साथ पावर को शेयर किया गया है और इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी के बीच शेयर होने वाले पावर को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होता है और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि हर एक ऑर्गन के बीच में जो पावर शेयर की जाती है वो तो डिफरेंट होती हैं, ठीक है, बट जो उनका लेवल होता है वो सेम होता है, ठीक है। यानी कि सेम लेवल की पावर बट डिफरेंट पावर तीनों ऑर्गन्स के बीच डिवाइड की हुई होती है, तीनों ऑर्गन्स के साथ शेयर की होती है इसमें, ठीक है। पहली बात तो पावर जो है वो डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी डिफरेंट पावर्स को प्रैक्टिस करती है, बट उनका जो लेवल है वो सेम है। लेवल सेम होने की वजह से क्या होता है, वे तीनों एक दूसरे पे नज़र बनाए रखते हैं, उनको क्रॉस चेक करते रहते हैं। क्रॉस चेक करने से क्या होता है कि कोई भी एक जो है वो अनलिमिटेड पावर प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गन गवर्नमेंट का अनलिमिटेड पावर प्रैक्टिस ना करे या फिर गलत तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल ना करे, ठीक है। इसके लिए जो है तीनों एक दूसरे पे नज़र बनाए रखते हैं, उनको क्रॉस चेक करते रहते हैं। अगर कोई भी एक गलत तरीके से पावर का इस्तेमाल करता है तो बाकी दो जो है उनको रोकने का काम करती है, ठीक है। और इस ओवरऑल सिस्टम को क्या कहा जाता है, बैलेंसेस ऑफ पावर, ठीक है। ये जो ओवरऑल अरेंजमेंट बनाया गया है जिसमें तीनों के साथ डिफरेंट पावर्स बट ऑफ सेम लेवल को शेयर किया गया है और इसके वजह से तीनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, क्रॉस चेक करते रहते हैं ताकि कोई भी एक अनलिमिटेड पावर या फिर गलत ढंग से पावर का इस्तेमाल ना करे। इसको कहा जाता है बैलेंसेस ऑफ पावर। होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा तरीका आता है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे कंट्री में अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और इनके बीच जो है वो पावर को शेयर किया गया है। 3 लेवल है गवर्नमेंट के हमारे कंट्री में, कंट्री लेवल, रीजनल और प्रोविंशियल लेवल और लोकल लेवल, ठीक है। इन तीनों के बीच जो है वो पावर को डिवाइड किया गया है, पावर को शेयर किया जाता है।
कंट्री लेवल वाले गवर्नमेंट को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। ये पूरे कंट्री के लिए काम करती है, पूरे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका दूसरा नाम फेडरल गवर्नमेंट भी है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और इंडिया में इसे यूनियन गवर्नमेंट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। रीजनल या फिर प्रोविंशियल लेवल को स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है और ये कोई पर्टिकुलर स्टेट या फिर एक प्रोविंशियल एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी के लिए वर्क करती है और उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लोकल लेवल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, पंचायत आता है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है और ये जो है वो काम करता है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए और उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग का, ठीक है, इसको जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म है पावर शेयरिंग का, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स के साथ भी शेयर किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पावर जो होता है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ शेयर्ड होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, अलग अलग सोशल ग्रुप जो है वो पावर में आते हैं और अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर पाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होती है, पीस और हार्मनी कंट्री में बनी रहती है। अब आता है फोर्थ एंड फाइनल फॉर्म पावर शेयरिंग का, जिसमें कि पावर जो है वो शेयर्ड होता है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर शेयर होता है और प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच पावर शेयर होता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले अलायंस बना लेते हैं और उसके बाद फिर इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, ठीक है। और जीतने के बाद क्या करते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट में एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जब गवर्नमेंट बनाएंगे तो पावर सबके साथ शेयर्ड होगा, ठीक है। और इसको जो है डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज भी कहा जाता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच पावर कैसे शेयर होती है, तो कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि प्रेशर बनाने का काम करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर थ्रू स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। कुछ लोगों के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रगल्स कर करके, मूवमेंट्स कर करके प्रेशर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। इन्हीं को प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर तरीके का डिसीजन जो है वो बदल सके, ठीक है, या फिर उसमें कोई एक चेंजेस ला सके, उसको और सुधार सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पावर डायरेक्टली शेयर्ड नहीं होता है, इनडायरेक्ट जो है वो पावर शेयर्ड होता है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स और स्ट्रगल्स के थ्रू गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीजन को चेंज करने के लिए या फिर उसको और बेहतर करने के लिए, और फिर गवर्नमेंट को मजबूरन वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इनके पास पावर है तभी तो वो उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन जो है उसको चेंज करिए या फिर और बेहतर करिए। अगर इनके पास पावर नहीं होती, पॉलिटिकल पावर नहीं होती, भले ही डायरेक्ट पावर नहीं है बट इनडायरेक्ट तो है ना, तभी तो ये उनको चेंज करने पे मजबूर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के साथ जो है वो पावर शेयर्ड होता है। और कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, टीचर्स ग्रुप्स, वर्कर ग्रुप, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म्स थे पावर शेयरिंग के। होप आपको क्लियर हो गया होगा और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी था और यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में सबसे पहले 2 केस स्टडी पढ़े, ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज हुआ कि पावर को शेयर करना क्यों जरूरी है। फिर हमने अच्छे तरीके से देखा कि पावर को शेयर करना क्यों डिजायरेबल है, क्यों पावर को शेयर करना चाहिए। और लास्टली हमने ये देखा कि पावर शेयरिंग के फॉर्म्स कौन कौन से हैं, पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट कौन कौन से हैं, या फिर पावर शेयरिंग किन किन तरीकों से की गई है हमारे कंट्री में। होप आपको ये ओवरऑल चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो हमारे नए सीरीज अब तो पढ़ ले सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। इसी सीरीज के अंदर ऐसी ही वीडियोस और भी आने वाली है, तो उसके लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।